खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। इसके मुताबिक गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक एक चरण में, मणिपुर में 2 चरण और उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होना है। गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होगा। 11 मार्च को एक साथ सभी राज्यों की मतगणना होगी, यानी 11 मार्च को नोटबंदी के बाद जनता किस पार्टी के साथ है यह पता चल जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी साफ कह दिया कि यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में उम्मीदवार प्रचार पर 28 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। मणिपुर और गोवा में उम्मीदवार 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। साथ ही 20,000 से ज्यादा का लेन देन बैंक के जरिए किया जाए और धर्म जाति के नाम पर वोट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही होगा। तो काले धन पर बेहद सख्त है चुनाव आयोग। क्या इस बार के चुनावों में काले धन पर लगेगी लगाम और धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से बाज आएंगे हमारे नेता? इन तमाम सवालों का जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे। तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होंगे, बहस का हिस्सा होंगे, उनसे करेंगे सवालात। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तारीखों का ऐलान किया तो दूसरी जानिब सियासी जमातें कुछ ज्यादा ही मुतहर्रिक हो गईं। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के दौरान ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार के इलेक्शन में काले धन पर लगाम लगाई जाएगी। हालांकि तमाम इंतखाबात साफ व शफाफ हो सके, इसके लिए इलेक्शन हमेशा भरपूर कोशिश करता है। हर इंतखाबात में इस तरह की कोशिशें होती है। पैसों के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यूपी समेत 5 रियासतों के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को जहां साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है, वहीं ब्लैक मनी से पाक इलेक्शन कराना भी एक बड़ा चैलेंज है। काले धन पर नकेल कसने के मकसद से लिए गए नोटबंदी के तारीखी फैसले के बाद मुल्क में हो रहा ये सबसे बड़ा इलेक्शन है। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के दौरान भी इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि इलेक्शन में होने वाले काले धन पर कमीशन की खास नजर रहेगी। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में सिर्फ सियासी जमातों की ताकत और हैसियत का इम्तिहान ही नहीं होने वाला है, बल्कि ये इम्तिहान भी है कि इलेक्शन में काले धन पर कितनी रोक लगती है और कैशलेस निजाम का दायरा कितना बढ़ता है और ये कैसे काम करता है। हमारे मुल्क में इंतखाबात मुकम्मल तौर पर नकद रकम के साथ ही लड़े जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में एक उम्मीदवार के अखराजात की जितनी हद मुकर्रर करता है, उम्मीदवार आम तौर पर उससे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। उम्मीदवार अपनी सलाहियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका खर्च कई गुना और तब बढ़ जाता है जब सियासी जमातें कैंपेन का हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि सियासी जमातों के ऊपर खर्च की कोई हद मुकर्रर नहीं है। पार्टियों की इंतखाबी मुहिम के लिए आने वाले स्टार कैंपेनर का खर्च उम्मीदवारों के अखराजात में नहीं जुड़ता। अकेले उत्तर प्रदेश के इंतखाबी मुहिम से पूरा मुल्क जानेगा कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से लेकर छोटी पार्टियां नए नोटों से कितना काला धन खर्च करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो इस इलेक्शन को कैसे काले धन से पाक रखने में कामयाब होती है। इसलिए सबके जहन में ये सवाल है कि जब काले धन पर इलेक्शन कमीशन सख्त है, तो क्या इस बार के इंतखाबात में काले धन पर लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसके अलावा सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्येंद्र सिंह गिल साहब अकाली दल के लीडर हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ वो इस बहस का हिस्सा हैं। और लखनऊ भी आपको लिए चलूंगा, जहां से मोहम्मद अब्बास जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जब आपने नोटबंदी का फैसला सरकार ने लागू किया था तो एक बड़ी उम्मीद जगी थी लोगों में कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में किस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, किस तरह से काले धन का जोर रहता है, उस पर रोक लगेगी। कम से कम इस उम्मीद में है इस वक्त देश और वो तमाम राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कहा है, अगर खास तौर पर हम यूपी की बात करें कि 28 लाख रुपए से ज्यादा एक उम्मीदवार नहीं खर्च कर सकता, आपको लगता है
कि यह मियाद जो है इसका ख्याल रखा जाएगा और इलेक्शन में जिस तरह से ब्लैक मनी का यूज होता है वो रोका जा सकेगा? गोपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है गोपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद अब्बास साहब, आप अगर इस सवाल का जवाब दे पाएं। इलेक्शन कमीशन बेहद सख्त है कि भाई जो मियाद तय की जा रही है वो मियाद बनाकर रखी जाए, और एक तरह से जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है धड़ल्ले से चुनावों में, ये हम सब जानते हैं, मैं और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। क्या उस पर रोक लगेगी? इस बार बदलाव आएगा कुछ? देखिए, रोक कैसे लगेगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्लानिंग करके नोटबंदी का घोषणा की, जिस तरह से इन्होंने दिन तारीख मुकर्रर की, जिस तरह से जियो के सिम जारी किए गए, जिस तरह से इन्होंने बाकायदा डेट फिक्स कर दी गई, और उसके बाद तमाम मुल्क में जहां पैसा पकड़ा गया उसमें 95% भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व रहे हैं। पूरे मुल्क ने देखा कैसे 2-2 हजार के नोटों के बंडलों की गड्डियां भाजपा के लोगों पे थी। 8 तारीख के अगले दिन ही दिल्ली से केजरीवाल ने ट्वीट किया था, उसमें भाजपा का स्पोक पर्सन 2000 के नोटों की 2 लाख। छोड़िए केजरीवाल का ट्वीट, भारतीय जनता पार्टी की बात ना कीजिए ना, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। इस बड़े पैमाने पर काला, आपके जो उम्मीदवार हैं वो इस दायरे में रहेंगे, इस मियाद में समाजवादी पार्टी गरीब गुरबा 28 लाख की जो मियाद तय की गई है। देखिए, मोहसिन साहब, समीर साहब, समाजवादी पार्टी गरीब, किसान, नौजवान और गरीब गुरबा की पार्टी है। हमारा वोटर भी गांव देहात से आता है, हमारा चुनाव लड़ने वाला भी देहात से आता है। जनाब, हम गरीब कमजोर लोग हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव जी ने 2012 में जो काम किया है, काले धन की जरूरत उन्हें पड़ेगी जिन्हें पे वर्कर नहीं है। पैसा वहां खर्च होता है जिनके पास वर्कर नहीं होते। समाजवादी पार्टी का ग्राउंड का वर्कर इतना स्ट्रांग है कि वो उल्टा पैसा वर्करों को, उम्मीदवारों पे खर्च करता है। 28 लाख रुपए भी जो खर्च होंगे ये समाजवादी पार्टी का अपने खून पसीने का पैसा देगा। ना हमें काले धन की जरूरत। अखिलेश यादव यशस्वी मुख्यमंत्री जी का चेहरा इतना शानदार है और काम बोलता है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। काले धन की जरूरत इन्हें पड़ेगी जिनको 45 सीटें मिल रही है सर्वे में। ये पैसों का, इन्होंने कोऑपरेटिव का पैसा बंद करा, तमाम किसानों को दिक्कत में डाला। ये चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा करके काले धन का इस्तेमाल करके लोगों को प्रलोभन दे। इसी साजिश के तहत ठीक चुनाव से पहले 8 तारीख को 30 के बाद, क्योंकि 2 दिन बाद इन्हें सबको पता था। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब सुन रहे हैं आपकी बात। और अग्रवाल साहब, मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि नोटबंदी के बाद एक बड़ी उम्मीद देश में यह जगी थी कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें काले धन का इस्तेमाल जो है वो कम होगा, उस पर कुछ रोक लगेगी कुछ हद तक। इस उम्मीद में है देश। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? चुनाव आयोग का रुख भी बहुत कड़ा है। बिल्कुल, यह तो एकदम स्पष्ट बात है कि चुनाव आयोग ने खुद, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि क्योंकि काले धन की आपूर्ति इस वक्त मुश्किल हो रही है, काला धन अब सर्कुलेशन में नहीं है, तो उससे अपने आप काले धन में लगाम लगेगी। ये इलेक्शन कमीशन ने खुद एक्सेप्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था। तो अल्टीमेटली बात यही है कि जी नहीं तो समाजवादी पार्टी क्या आपके तो घरों में भरा हुआ है? 500 करोड़ आपके जो परिवार में लड़ाई हो रही है वो किस लिए हो रही है? पैसे को लेके तो हो रही है। क्यों खाते की जांच नहीं कराई? परिवार का मामला लड़ाई हम सुलझा लेंगे। गोपाल कृष्ण जी, अब किसके घर में भरा हुआ है, किसका घर खाली है, इसका फैसला यहाँ बैठकर कैसे किया जा सकता है? लेकिन समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भाई बीजेपी ने पहले ही सेटिंग कर ली है। 2-2 हजार के बीजेपी नेताओं को पकड़ा गया। इस तरह के आरोप वो लगा रहे थे, शायद आपके पास ये तो आरोप रहा था तब। जी, 500 करोड़ रुपए अमित शाह जी के अकाउंट में है। इसका तो ये आरोप लगाते रहे, जनता जानती है इनकी क्रेडिबिलिटी किस तरह की है, ये तो जनता जानती है। आप जवाब दो ना, इतने साफ। बात यह है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि सिस्टमैटिकली काले धन को कैसे रोका जाए। आरोप तो मैं कुछ भी किसी पे लगाता रहा हूं। दिखा दीजिए, बात खत्म। अरे आप अपने नेताओं के अंदर जो लूट का माल है उसको तो डिवाइड कर दीजिए। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक
हाँ, गोपाल लूट जी, के माल आपने की कहा लड़ाई काले चल रही है, धन पे उसे तो सर्जिकल सेटल कर स्ट्राइक। दीजिए। 150 से ज्यादा आपने गरीब मार दिए। अरे आपके कोई नेता काले धन वाला फांसी पे चढ़ा, प्रजापति, कोई काले शिवपाल धन वाला जेल गया, यादव, एक अखिलेश पैसे वाला यादव, गया। मुलायम सिंह देश यादव का जो राजा लूट के कहे माल को 4.5 मित्रों, साल से। ठीक है, मित्रों, ठीक है। आज के बाद सुलेमान मोहम्मद खान, रद्दी मैं का आपसे टुकड़ा जानना हो चाहूंगा, जाएगा। 8 क्या नवंबर जिस तरह से अभी हम हो देख गया रहे आपकी हैं बात? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की ये भिड़ंत, नोटबंदी क्या एक बड़ा मुद्दा होगी क्या यूपी इलेक्शन में? जी समीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नोटबंदी एक मुद्दा होगी और एक अहम मुद्दा रहेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी नवंबर को नोटबंदी का फैसला भारत के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है। मोहम्मद अब्बास साहब, दूसरों को सुन लीजिए प्लीज, ऐसे बीच में मत बोलिए, और बीच में मत बोलिए, वरना किसी की बात व्यूअर्स तक पहुंच नहीं पाएगी। और जितनी परेशानी लोगों को हुई नोटबंदी की वजह से, करीबन 150 लोगों की जान गई इस ऐसे फैसले से जिसकी तैयारी भी नहीं करी गई। और सिर्फ एक, जैसे नरेंद्र मोदी जी की अब आदत हो चुकी है कि वो जुमला बोल देते हैं कि मैं 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में डालूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल तैयार रखूंगा। 2.5 साल हो गए, किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? क्या 5 करोड़? लेकिन ब्लैक मनी तो पकड़ा गया ना तमाम लोगों ना, के जो ऐसे धनासेठ थे जिन्होंने ब्लैक मनी छुपा कर रखा गया था, छापे तो पड़े, वो लोग हमारे सामने तो आए। सर समीर भाई, ये सब भी तो हुआ है, तो ये भी तो जनता देख रही है। 97% जो टोटल करेंसी सर्कुलेशन में थी 15.44 लाख करोड़ की, वो 97% आज ही मैंने खबर पढ़ी है, 97% वो करेंसी वापस बैंक्स में आ गई। तो काला धन कहां गया? और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी अगर काले धन पे कहते हैं क्रैकडाउन किया, तो कैसा क्रैकडाउन किया? वो कह रहे हैं जो बैंक में आ गई है, सर सुनिए, जो काला धन जमा हो गया वो भी पकड़े जाएंगे। वो भी जवाब देता हूं। 3 करोड़ रुपए 8 नवंबर को बीजेपी के वेस्ट बंगाल बीजेपी के कोलकाता ऑफिस में, कलकत्ता के ऑफिस में 3 करोड़ रुपए 8 नवंबर को जमा हुए। 3 दिन के अंदर नोटबंदी के अमित शाह जी जिस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अहमदाबाद के डायरेक्टर हैं, उसमें 500 करोड़ रुपए जमा हुए, वो किसके थे? 8 सितंबर। अब आप ये सारी बातें कहेंगे, गोपाल जी कह देंगे सारी बातों का रिकॉर्ड मौजूद है, बात खत्म हो जाएगी। उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 8 सितंबर, मुस्कुरा रहे हैं गोपाल सर 8 सितंबर 2016 को अनूप अग्रवाल जी और सब मिस्टर शुक्ला 3 करोड़ रुपए गाड़ी से लेके जा रहे थे, गाजियाबाद पे पकड़ी गई गाड़ी, इंटरजेक्ट करी। तो जो आपके शहर अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, अशोक मोंगा, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया कि ये पैसा दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से लखनऊ के कार्यालय जा रहा है। उसका हिसाब दें, वो कौन सा धन था? काला था, सफेद था? पंकजा मुंडे के घर से 10 करोड़ रुपए निकले पुराने नोटों में और 10 लाख नए नोटों में निकले। वो कौन सा धन था भाई? 13,000 करोड़ जो महेश शाह के ने डिक्लेयर करे। महेश शाह की किससे कुर्बत ज्यादा है? ठीक है, अमित शाह से ज्यादा है एक या छोटा सा नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा है? गोपाल इन जी, सवालों का जवाब दे। गोपाल जी, अब इतने सारे सवाल खड़े हो गए, इतने सारे आरोप लगा दिए सुलेमान ने, अब मुझे लगता है आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं गिल साहब को बहस में शामिल करूं। क्या यही तमाम सवाल हैं जिसकी वजह से नोटबंदी को बीजेपी इशू बनाती हुई नजर नहीं आ रही है यूपी में? कहीं भी होर्डिंग बैनर नोटबंदी से जुड़ा हुआ नहीं देखा जा रहा है। यही मतलब है क्या? यही रीजन है क्या? आ तो जाए यूपी में मैदान में। अभी पहले देखिए स्पष्ट, ये देखिए समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि बीजेपी का क्या आरोप है, वो बोलना शुरू कर देंगे। मैं बोल नहीं, अग्रवाल साहब बोलिए आप। या तो उनसे जवाब ले लीजिए या मुझसे ले लीजिए। हाँ, सबसे पहली बात कि काला धन पे जो चोट पड़ी है, उससे ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और ये ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ये तीनों सब लोग बुरी तरह कहिए आप सारी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के तो एक के बाद एक सीनियर अग्रवाल साहब, आप ये कहिए बीजेपी को छोड़ के, सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के जितने भी मुखालिफ सियासी जमाते हैं, अरे सबको चोट लगी। जो तो इख्तिदार में पार्टी है उसे कोई चोट नहीं लगी, ये कहना चाहते हैं? आपको पहले से पता था? ऐसे अग्रवाल साहब जवाब दे दीजिए। मेरे तैयार ही नहीं होना चाहते समीर भाई, इनको या तो चुप कर दीजिए या इनसे ही पूछ लीजिए। नहीं, इनको बीच में चुप बोल, या तो इनसे जवाब ले लीजिए या मुझसे पूछ लीजिए। अगर मैं बोलूंगा ये बीच में शोर मचाएंगे बेकार कुत्तों की तरह। अग्रवाल साहब, ऐसे वक्त बर्बाद हो जाएगा बहुत सारा। आप अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो इनको कहिए चुप रहे, मेरी बात को सुन ले। अगर इन्हें नहीं पसंद है तो अपने टाइम में बोले, जो मर्जी बोले।
मेरे टाइम में बीच में जी 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 अग्रवाल साहब, बात रखिए, अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात है कि यह जो भ्रष्टाचार में पूरे लिप्त है ये लोग, हाँ, ये जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। और यह जो भ्रष्टाचार और काला धन इकट्ठा हुआ था, ये तो कांग्रेस के सत्ता के टाइम पे हुआ है। इन्होंने चाहे आकाश पाताल सब जगह लूटा है, और इनके नेता लोगों के ऊपर किस तरह के केस चल रहे हैं। अब ये कुछ भी आप फिर कहते हैं बीच में मैं इंटरजेक्ट करूंगा, आप हमें कहते हैं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आपको शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है आपको। सुलेमान आप बताइएगा ना, सुन तो लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। जी जी सुलेमान साहब, आप सुनने को तैयार है? नहीं बोलिए बोलिए अग्रवाल साहब। अब ऐसे आप ऐसे छोटी छोटी बात पर आप रूठ जाएंगे तो कैसे हो पाएगी डिबेट? ये खुली डिबेट है तो लोग तो अपनी बात रखेंगे ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं नहीं, रूठना क्या है? हम जनता देख रही है, आपका कार्यक्रम देख रही है, कार्यक्रम अपना आपका देख रही है, जनता देख रही है, इनकी बकबक चकबक भी देखती रहती है। इनके बीच में असली बात यह है कि इतने बौखलाहट इनके अंदर आ गई है। अगर इन्होंने 50 साल में कुछ क्यों नहीं काला धन खत्म कर दिया कांग्रेस वालों ने? अगर इनको पूरा समय था ये खत्म कर देते। अब जब ये भी मानते हैं, चलिए ठीक है, ये तो हम पुरानी बहस में चले जाएंगे, अभी हम चुनावों की बात कर लेते हैं। गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अग्रवाल साहब, सत्येंद्र सिंह गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अकाली दल के नेता। गिल साहब, आपको लगता है नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि यूपी की अगर हम बात करें, वहां तो नोटबंदी मुद्दा बनाती हुई नजर नहीं आ रही है बीजेपी में। क्या पंजाब के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो इस बार चुनावों पर असर डालने वाला है? समीर जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, आपने मेरे को मौका दिया इस डिबेट में शामिल होने का। नोटबंदी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं अब्बास साहब को और सुलेमान जी को एक चीज बताना चाहता हूं भी। चंडीगढ़ में अभी जो कॉरपोरेशंस की इलेक्शंस हुई हैं, सबसे बड़ा सबूत जो लोगों ने मैंडेट हमें दिया है, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की कंबाइंड अलायंस ने 26 में से 21 सीटें जीती है, जिसको कि क्लीन स्वीप। चंडीगढ़ के लोग, आप जानते हैं, चंडीगढ़ शहर हमारा पढ़े लिखे शहरों में आता है। सभी हिंदुस्तान में जब चंडीगढ़ की बात होती है तो यही कहते हैं जी पढ़े लिखे लोगों का शहर है। और आप खुद समझ सकते हैं, लोग भी समझदार हैं भी। डीमोनेटाइजेशन का जिन्हों लोगों ने सबूत तो लोगों ने दे ही दिया है, लेकिन ये मैंडेट जो दिया है, 26 में से 21 तो नहीं हो रहे कि नगर निगम में, नगर पालिका के चुनाव में जो ट्रेंड आपको दिखा वो विधानसभा इलेक्शन में भी वैसा ही रहेगा? और बताना चाहता, नगर निगम का अगर वोटर है अब्बास साहब, वोटर तो वोटर ही है ना। जो नगर निगम का वोटर है वही असेंबली का वोटर है और वही वोटर पार्लियामेंट का है। सबसे बड़ा सबूत तो आप ये सक सकते हैं, अब्बास जी को बताना चाहता हूं भी, अभी 2 दिन पहले जो मोदी जी की रैली यूपी में हुई है, इतना जन सैलाब लोगों का आया है, तो उससे इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अभी लोगों का समर्थन किस पार्टी के साथ है। दूसरी बात, अगर ये शक करते हैं भी बीजेपी वालों को, मोदी जी ने या प्रधानमंत्री ने बीजेपी को पहले बता दिया भी हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं 8 तारीख को जब नोटबंदी हुई है, उस समय कैबिनेट की मीटिंग जब हुई है, प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधन किया है, उससे पहले मीटिंग की है और सभी मंत्रियों के फोन बाहर रख लिए गए हैं। इतनी सीक्रेसी से काम किया है साहब, वो सब तो हमें पता है, लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 2 टर्म से आपकी सरकार के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहा है, वो प्रधानमंत्री जिस तरह से आरोप लग रहा है, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त पंजाब में नजर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि अगर अकाली दल और बीजेपी इस बार भी सत्ता में आ जाती है तो बड़ा चमत्कार होगा। क्या आपको लगता है कि आप इसको रोक पाएंगे? चमत्कार तो पिछली बारी भी लोग कह रहे थे अब्बास साहब, पिछली बारी भी मीडिया वाले यही कह रहे थे भी गठजोड़ सत्ता में नहीं आएगा, पर हमारे पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी ने जो कंबाइंड पंजाब में
मैं तो इन सबको न्योता देना चाहता हूं अब्बास साहब को, पंजाब में आके देखें तो सी पिछले 9.5 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई है। पिछली बार भी जो 2012 की विधानसभा में लोगों ने मैंडेट दिया था वो डेवलपमेंट पे दिया था। ठीक है गिल साहब, समझ गया मैं आपकी बात। अक्कू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अक्कू जी, पंजाब का भी जिक्र हो रहा था, गिल साहब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं चंडीगढ़ नगर निगम में जिस तरह से बीजेपी अकाली दल ने जीत हासिल की, यही ट्रेंड आगे भी नजर आएगा विधानसभा चुनाव में। आपको लगता है कि ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त एक बड़ा फैक्टर साबित हो रही है पंजाब की राजनीति में। देखिए, ये बात सही है कि थोड़ा सा उनको मॉरल बूस्टिंग होगी, लेकिन अगर इस खुशफहमी में अकाली दल रह लेता है कि हमने जो है चंडीगढ़ में बहुत बड़ी फतेह ले ली है और उसके आधार पर पूरी पंजाब की जंग जीत जाएंगे, तो शायद वो खुशफहमी में है ये। और ये उनकी खुशफहमी अगर वो ना रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब आप सिर्फ खुशफहमी में ना रहें और एक धरातल पर रहें और चीज़ों को ठीक से समझें। ये ठीक है कि आज इस समय की स्थिति में थोड़ा इस समय ठीक है कि आज पंजाब में जो है थोड़ा सा अकाली दल जो बहुत नीचे चला गया था वो थोड़ी धीरे से ऊपर आया है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं आ पाया। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको क्रॉस कर जाए। अभी इस समय इत्तेफाक ऐसा है कि आपकी थोड़ी एज है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल भाजपा दोनों ऊपर चल रहे हैं। मतलब अकाली से थोड़ा, आपसे थोड़ा नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकाली की कोई लहर चल रही है, भाजपा की कोई लहर चल रही है, या नोटबंदी से बहुत बड़ा फायदा उन्हें होने जा रहा है। चंडीगढ़ के चुनाव का आप मापदंड नहीं मान सकते, क्योंकि चंडीगढ़ एक तो पंजाब का हिस्सा है जरूर, लेकिन उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुलेमान, क्या सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस के लिए पंजाब में है? मुस्तकबिल बचाने की जंग जिसे कहा जा सकता है, जिस तरह से पूरे देश में आपकी पार्टी का हाल है, अगर कांग्रेस को जो उम्मीद है कि पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसे मिलेगा, अगर आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाती है, तो फिर कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिल्ली में मौका दिया और पिछले 2 साल में, तकरीबन 2 साल होने को है उनकी सरकार के, हमने ये भी देखा कि किस तरह का उन्होंने गवर्नेंस किया, कैसा उन्होंने शासन चलाया। और जहां तक आप ये बात आपने कही कि कांग्रेस के लिए पंजाब का चुनाव जीतना उसका मुस्तकबिल तय करेगा, ये बात तो सही है कि पंजाब सूबे के हिसाब से उसका मुस्तकबिल तय होगा, क्योंकि 5 साल जो सरकार जीतेगी वो वहां पर गवर्न करेगी। जो 9.5 साल में, 10 साल में अकाली और भाजपा की सरकार ने पंजाब में बर्बादी करी है, उसका जवाब इस चुनाव में उन्हें मिलेगा। तो ये बात तो लोग पिछले चुनावों में भी कह रहे थे कि 5 साल बहुत बुरा काम किया, एंटी इनकम्बेंसी है, जीत नहीं पाएंगे, कांग्रेस को फायदा लोगों ने मैंडेट दिया। समीर भाई, लोगों ने मैंडेट दिया। हमारी ये अपनी रीडिंग है कि कांग्रेस सबसे मजबूत इस टाइम सरकार बनाने के लिए पंजाब में बिल्कुल तैयार है। आम आदमी पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर, और अकाली और भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है कि ये अपनी ज्यादातर सीटों पे जमानत ही बचा लें, बड़ी बात है इनके लिए। और ये डीमोनेटाइजेशन जिसका ये सीना पीट रहे हैं, और ब्लैक मनी हमने अनर्थ कर दिया और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे, मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब क्यों चुप हो जाते हैं जब व्यापम स्कैम होता है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान से का उसमें नाम आता है, उनके परिवार का और उनके मंत्रियों का, रमन सिंह का छत्तीसगढ़ का भाजपा का स्कैम, पीडीएस स्कैम, क्यों चुप हो जाते हैं मोदी जी? वसुंधरा राजे सिंधिया का मोदी गेट स्कैम में क्यों चुप हो जाते हैं? जब बीजेपी के, समीर भाई, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये उन्हें सेव कर रहे हैं। कांग्रेस के वक्त की आप बात कर रहे हैं, जो मंत्री थे, चाहे वो के राजा हो या कोई और हो, सीडब्ल्यूजी स्कैम में सुरेश कालमाडी, सब जेल गए। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं बात आप। ठीक है, चलिए जनता को फैसला करने दिया जाए, जनता फैसला करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है, किसके साथ जनता खड़ी हुई है, किसके साथ नहीं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद एक सवाल और खड़ा हुआ है, धर्म और जाति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या धर्म और जाति के इस्तेमाल से इस चुनावों में बाज आएंगे हमारे नेता? क्योंकि मायावती का स्टेटमेंट, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सबके सामने है, बीएसपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त यहां पर है नहीं, इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन
क्या धर्म और जाति के इस्तेमाल से बाज आएंगे हमारे नेता? यह भी सवाल उठेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही है 5 राज्यों में चुनावों की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और मोहम्मद अब्बास साहब जो कि हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। मोहम्मद अब्बास साहब, देखिए डिबेट इतनी हो गई, आधा घंटा गुजर गया और मैं आपसे ये पूछना भूल ही गया कि आप मुलायमवादी हैं या अखिलेशवादी हैं? ये किस गुट की राय हमें मिल रही है इस वक्त? देखिए, समाजवादी पार्टी एक है और जो कुछ बात है वो सब चल रहा है, विवाद सब समाप्त हो जाएगा। कोई भी समाजवादी बिना मुलायम सिंह जी के अरे अब कब समाप्त हो जाएगा? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जनाब। अगली सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी एक कहां है? समाजवादी पार्टी तो दो गुटों में बदल गई है। हो जाएगा। एक समाजवादी पार्टी ए, एक समाजवादी पार्टी एम। अभी 1 घंटे पहले का मुख्यमंत्री का बयान आया है, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि बता दीजिए आप, मैं सुन नहीं पाया। सरकार बनेगी तो बात समाप्त होगी, उसमें कहने की जरूरत नहीं। 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री जी का अभी आया है कि नेताजी के आशीर्वाद से अगली सरकार बनेगी, तो नेताजी का आशीर्वाद सभी समाज। अरे ये बात तो वो लगातार कह रहे हैं कि नेताजी के आशीर्वाद से बनेगी, लेकिन नेताजी आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है ना। जो नेताजी कह रहे हैं वो हम, लड़ाई आपके चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये फैसला हम लेंगे जल्दी और पूरी आशंका इस बात की है कि साइकिल चुनाव चिन्ह जो है वो फ्रीज होने जा रहा है। अखिलेश यादव किसी दूसरे सिंबल पर लड़ेंगे, मुलायम सिंह यादव किसी दूसरे सिंबल पर लड़ेंगे। मानता है। देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन सब पार्टियां कार्यकर्ता नेताजी को अखिलेश जी की तरह प्यार करता है, सम्मान करता है। और अभी बात चल रही है यहाँ काले धन पे, और मैं कहना चाहूंगा कि जो 5 राज्यों की विधानसभा हैं वो 4 राज्यों में 20 लोकसभा नहीं आती और अकेले उत्तर प्रदेश में 80 आती है। तो बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे तो आपकी बहस ज्यादा सार्थक रहेगी। ये आप भी जानते हैं कि सारे 4 राज्यों में मिलाकर 20 लोकसभा नहीं बनती और अकेले उत्तर प्रदेश में 80 है। तो चर्चा, चूंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। अभी कल हमारे देश के राजा आए और मैं धन्यवाद दूंगा, राजा ने ऐसा शब्दों का वो किया कि जो शब्द उन्होंने दिल्ली राज्य का चुनाव हारने से पहले कहे, जो शब्द बिहार का चुनाव अब्बास साहब आप अपनी पार्टी का बता दीजिए ना। इस वक्त सबकी निगाहें आपकी पार्टी पर हैं कि इतनी बड़ी 2 गुटों में चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी या फिर एक समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? मैं वो उस पर भी आ रहा हूं। देश के राजा ने कल कहा, नहीं उसी पर आ जाइए। पहले में कहा था, समीर साहब आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दूं, मेरी भी तो सुनेंगे ना। देश के राजा ने कहा कि इतनी बड़ी रैली मैंने नहीं देखी। दिल्ली में ये कहा, बंगाल में ये कहा, बिहार में कहा, और तीनों जगह वो हारे। चैनलों पर एनालिसिस हो रहा, मैं नहीं कह रहा। कल भी यही कहा, प्रायोजित भीड़ को इतनी बड़ी रैली में नहीं देखी। देश के राजा ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने उत्तर प्रदेश को दिए। क्या किया आपने? 2.5 लाख करोड़ दिए तो हमने एक्सप्रेसवे बना दिए, हमने मेट्रो चला दी, हमने लैपटॉप बांट दिए। आप डिजिटल इंडिया की, मैं बात पूरी करने दो, 1 मिनट में बात पूरी करूंगा। मेट्रो चल गई ना, हमने 50 दौड़ने लगी लखनऊ में मेट्रो। हमारे सारे बड़े नगरों को, 44 बड़े शहरों को 4 लाइन से जोड़ दिया। हमने बिजली के क्षेत्र में क्रांति करी, 24 घंटे शहरों को मिल रही है और जल्दी गांवों को भी दे देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को जो 2.5 लाख करोड़ दिए आपने, कोई भीख नहीं दी। उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, देखिए मोहम्मद अब्बास कितने विकास के काम गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए भेजा, कुछ हुआ ही नहीं। आपने उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों की गाड़ी कमाई, मालिया लेके भाग गया, अडानी को बांट दी, अंबानी जी। अरे मोहम्मद अब्बास साहब चुप, थोड़ी देर कुछ बोलने के बाद चुप हो जाते हैं, दूसरों का मौका देते हैं। आपने देख लिया जी कि कैसे जमीन को हड़पना था, और यह जो ये एकता कपूर के सीरियल की तरह इनके परिवार का जो नाटक चल रहा है वो टीवी सीरियल के लिए तो ठीक लगता है, राजनीति के लिए नहीं है। जो परिवार चला नहीं पा रहे वो कह रहे हैं हम प्रदेश चलाएंगे। 4.5 साल में प्रदेश को लूट, तो ये ड्रामा तो आपके लिए अच्छा है ना अग्रवाल साहब? हाल करा है। और अग्रवाल साहब ये ड्रामा तो आपके लिए अच्छा है। 1300 जो आए हैं 1300 इलेक्शन से पहले के, वो कहते हैं कि अगर पिता पुत्र इसी तरह लड़ते रहे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। के उसका इनॉग्रेशन कर दिया। तो डिबेट करिए, झूठे पिता पुत्र लड़ते रहे, बीजेपी को इनसे फायदा नहीं होगा, इनको नुकसान होगा।
हमारे काम के लिए तो जो मोदी जी की काम है, जो हमारे स्टेट्स में जो काम है, उन्हीं के ऊपर फायदा होगा। मोहम्मद अब्बास साहब पानी पी लीजिए थोड़ा। एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। ये सोच रहे हैं कि आम सभा में भाषण दे रहे हैं। 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाकर। ठीक है, चलिए सुलेमान मोहम्मद खान, मैं आपसे जानना तो चाहूंगा, इनको जो भाषण आसार देने बन की रहे हैं, आदत आज शीला पड़ी है, दीक्षित का सपने बयान में भी आपने भाषण सुना ही देते होगा, होंगे ये। जो आसार बन रहे हैं वो यही है। अब मोहम्मद अब्बास साहब चाहे इससे ये सपने जितना भी में इनकार भाषण करें देने की कि आदत पड़ समाजवादी गई पार्टी है। दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अलग अलग चुनाव अखिलेश और मुलायम लड़ने जा रहे हैं, और अखिलेश यादव, ये हम सभी को पता है कि कांग्रेस की विचारधारा के काफी नजदीक हैं। मुलायम अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बनती भी अच्छी है। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के साथ आकर कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा यूपी में? सीधा सवाल। देखिए समीर भाई, एक तो जो उनके जो परिवार में, जो उनके परिवार में उनकी नाइत्तेफाकियां हैं वालिद में और बेटे में, उनका परिवार का अंदरूनी मामला है, वो खुद सुलझाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा उस पर कोई भी कमेंट करना, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, मुलायम सिंह तैयार नहीं थे, अब दोनों अलग हो गए तो फिर गठबंधन हो सकता है। नहीं समीर भाई, ऐसी बात नहीं है। हमारी तो कैंपेन का जो स्लोगन है, जो नारा है, वो ये है 27 साल यूपी बेहाल। उस 27 साल में 1989 से लेके अभी तक, जब तक हम सरकार में नहीं रहे यूपी में, लेकिन आजकल ये नारा कोई दोहरा नहीं रहा है कांग्रेस का नेता। हमारा तो पूरा वो नारा सर्कुलेट हो गया, जगह जगह आपने देखा होगा पोस्टर होर्डिंग लगे हैं यूपी में। तो उसमें 4 बार समाजवादी की सरकार भी रही है, 4 बार बसपा की भी रही है, और 2 बार भाजपा की भी सरकार रही है इन 27 सालों में। तो हमारा तो स्लोगन ही है। जहां तक आप ये कह रहे हैं अलायंस की बात को आप कहते हैं, हाँ ये बात आपने सही कही कि राहुल गांधी साहब ने भी ये कहा कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो अच्छे आदमी हैं, और अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी साहब अच्छे आदमी हैं। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी, वो कर सकते हैं। लेकिन अलायंस की एज ऑन टुडे जो फॉर्मल पार्टी का स्टैंड है कि हमारा किसी से अलायंस नहीं होगा। मतलब फॉर्मल अनाउंसमेंट के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मतलब टूटकर अलग हो जाए, सिंबल मिल जाए अलग अलग, तब फिर करेंगे। मैं बहुत ही आपको सिंपल और पॉलिटिकल शब्द में एक लाइन में समीर भाई जी, हमारा किसी से अलायंस नहीं हो रहा है, लेकिन फासिस्ट ताकतों को अगर हमें बाहर रखना होगा तो हम किसी से भी अलायंस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो। अक्कू श्रीवास्तव साहब, यही तर्क हमेशा दिया जाता है कि सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए ये अलायंस हमने कर लिया। क्या यही तर्क देते हुए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ए यानी अखिलेश मिलते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस बार? जल्दी करवा दो फटाफट, ठीक है। देखिए, ये तो तर्क बहुत हमेशा से कन्वीनियंस ऑफ मैरिज वाला जो मामला होता है, जब आपकी जान निकली होती है राजनीति पे, जब आप कहीं फंसे हुए होते हैं, जब दूसरे का खतरा कुछ ज़्यादा होता है, तो आप हमेशा ऐसे तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। शीला दीक्षित दिल्ली में ये साफ साफ कह चुकी हैं कि हम लोग हारे हुए, लगभग कमज़ोर हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए अगर अलायंस हो जाए किसी तरीके से तो अच्छी स्थिति होगी। तो अलायंस आदमी करने की पहल कौन करता है? पहल वो करता है जो कमज़ोर होता है, जो आगे से ऑलरेडी टूटा हुआ होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल टूटी हुई है, और पिछले एक आध सर्वे में अगर आप थोड़ा सा भी यकीन कर लेंगे तो वो किसी भी हालत से 2014 की स्थिति से आगे नहीं गए हैं। राहुल गांधी कितने भी हाथ अपने चढ़ा ले, बाहें चढ़ा ले, लेकिन उससे कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने पाया है। और इधर इत्तेफाक ऐसा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी थोड़ी सी कमजोर हुई, और कमजोरी की वजह से अखिलेश यादव की इच्छा ये रही है कि अगर कोई बीजेपी को हराना है, बीएसपी को हराना है, तो उसके लिए मुसलमान वोट पूरा का पूरा थोक मात्रा में उनको चाहिए, और वो जो थोक वोट है वही किसी की नैया पार करा सकता है। और थोक तब तक काम का नहीं हो सकता जब तक कि दो लोग मिल ना जाएं। तो ये तो तय है कि बीएसपी और एसपी नहीं मिल सकती, लेकिन गनीमत है नंबर 1 तो एसपी का पूरा गुट एक साथ रहे। और जी, यानी आपके हिसाब से राहुल गांधी की खाट सभा का कोई असर नहीं पड़ेगा गांवों में, किसानों में जो उन्होंने पैठ जमाने की कोशिश की खाट सभा के जरिए, कोई असर नहीं पड़ा क्या उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं,
नहीं नहीं नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगले एक महीने में वो अब जहां गए हैं घूम घाम करके आ जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो 2-4 दिन में 10 दिन में आ जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी ऊर्जा लेकर के चुनाव मैदान में उड़ते हैं तो शायद एक अच्छा असर हो सकता है, लेकिन ऊर्जा पहले आए तो सामने, इसका सवाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुलेमान, असर दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप गठबंधन के लिए जो है वो तड़प रहे हैं। श्रीवास्तव जी की दो बातें पहले जल्दी से रिप्लाई करूंगा। पहले तो ये उन्होंने कहा कि 2014 से कांग्रेस की स्थिति कोई बदली नहीं है और वो राहुल गांधी कितनी आस्तीनें चढ़ा के कैंपेन करें। मैं श्रीवास्तव साहब से बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी कि जो भी हमने कैंपेन करा, राहुल गांधी जी ने कैंपेन करा और कांग्रेस के नेता फील्ड में गए और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी, उसका असर चुनाव में आपको दिखेगा। बहुत अच्छा कनेक्ट। बिहार वाले जादू की उम्मीद कर रहे हैं ना? थोड़ा सा नहीं, अभी तो हमने आपसे अभी कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अच्छा। अब कल क्या पॉसिबिलिटी बनेगी ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा घूमने वाली बात पे, श्रीवास्तव साहब ये बात मैं आपको कहूंगा आप अनफेयर करते हैं। बहुत से जर्नलिस्ट, हर इंसान को, हर शख्स को ये अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। राहुल गांधी जी जिस दिन बाहर गए उस दिन उन्होंने खुद ट्वीट करा कि मैं बाहर जा रहा हूं। अब इसमें उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, आ जाएंगे एक आध दिन में। कांग्रेस पार्टी को परेशान होना चाहिए, उसके नेताओं को परेशान होने लगते हैं जर्नलिस्ट और विपक्षी पार्टियों के लोग। नहीं, वो परेशान पार्टियों के लोग, जिक्र किया उन्होंने जिक्र किया। उस जिक्र में भी तंज हो गया, परेशान हो रहा है, देश परेशान हो रहा है भाई, ये समझिए आप। ठीक। हाँ हाँ। अरे देश तो, अरे श्रीवास्तव देश तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा मोदी जी संभाल रहे। 150 लोग मार दिए डिमोनेटाइजेशन ने। गिल साहब, सत्येंद्र सिंह गिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब इस वक्त आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि यहां पर मौजूद नहीं है। आज केजरीवाल साहब ने कहा कि जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी पंजाब की, कि जल्द से जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान हो और कैसे इस सरकार को उठाकर फेंक दिया जाए और एक ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब में बैठाई जाए। आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों को छूने की कोशिश की है, जिसमें ड्रग्स, नशा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, ये मुद्दे आपके की सरकार के लिए, अकाली दल के लिए, बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाले हैं इस बार? अब्बास साहब, सबसे पहले जब मैं पहले बात कर रहा था तो मैं श्रीवास्तव साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने ये कहा कि अकाली दल और भाजपा की 9.5 साल की जो सेवा हमने पंजाब की है, अभी भी वो फाइट में है। सो इससे पहली बात तो ये आ जाती है, भी एंटी इनकम्बेंसी जो बात कर रहे थे मेरे जो सहयोगी सारे साथ में है, तो एंटी इनकम्बेंसी पंजाब की, पहले मैं उस चीज का जवाब दे दूं, एंटी इनकम्बेंसी पंजाब की अकाली दल और बीजेपी के खिलाफ श्रीवास्तव साहब के इस बयान से पहले तक आप अपने आप को फाइट में नहीं मान रहे थे क्या पंजाब के? और दूसरी आप बात कर रहे थे आप पार्टी की, केजरीवाल, मैं बड़े सत्कार से उनको कहना चाहता हूं भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं वो, जो दिल्ली में उन्होंने एक्टिंग की थी, अब दिल्ली के लोग ही जानते हैं वो कितने पछता रहे हैं। अब उन्होंने जो पंजाब की ओर ध्यान दिया है, मैं उनसे 2 सवाल करता हूं। एक तो पहले वो स्पष्ट करें भी SYL के मुद्दे पर उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। पंजाब में आते हैं कह देते हैं पानी पंजाब के लोगों का होना चाहिए, हरियाणा से निकलते हैं कहते हरियाणा का होना चाहिए, दिल्ली पहुंचते हैं तो कहते दिल्ली का होना चाहिए। पंजाब के लोग सभी इन झूठे वादों को समझते हैं और सच्चाई जानते हैं भी किस सरकार ने डेवलपमेंट की है। आपका तो काम ही झूठ बोलना है। अभी आप पंजाब की जो राजनीति देखें, पिछले 2 हफ्तों में हर दूसरे तीसरे दिन पंजाब की अखबारों में कोई ना कोई आप वालों का लीडर या इनका वॉलंटियर इन पे इल्ज़ाम लगा देता है। अभी जो इन्होंने टिकटें दी है विधानसभा की, सभी टिकटें बेची हैं इन्होंने। संजय सिंह और दुर्गेश पाठक जो केजरीवाल जी के एजेंट पंजाब में हैं, इन्होंने पैसा इकट्ठा करने के सिवाय और कुछ नहीं किया। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग नहीं बोलते हैं,
इनके खुद के वॉलंटियर बोलते हैं हर एक विधानसभा हल्के में यही दिक्कत आ रही थी, इन्होंने सीटें बेच दी हैं। सो पंजाब के लोग बड़े समझदार हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो मैं सुलेमान जी को बताना चाहता हूं, अब्बास जी को बताना चाहता हूं भी पंजाब जो स्टेट है एग्रीकल्चर में नंबर 1, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1, स्पोर्ट्स गुड में नंबर 1, इंडस्ट्रियल टूल्स में नंबर 1, सारी चीजों में आप नंबर 1 अगर हैं तो फिर जनता इतना नाराज, शहद की एक्सपोर्ट में जनता इतना नाराज क्यों और है? एक बता दूं, छोटी सी नशा, स्टेट है ड्रग्स और 2 पंजाब में इंटरनेशनल इतना बढ़ता एयरपोर्ट क्यों है जा रहा पंजाब है? में। कोई लोग भी आप आपसे इतना पंजाब खफा की सड़क क्यों है? मेरे को इनकी बता दे कमजोरी जो क्यों 4 नजर आ लेन रही है? 6 लेन नहीं पंजाब है। में सो इतनी डेवलपमेंट हुई है, आपके झंझट से, आपके ड्रामेबाजों से लोग सुचेत हैं, वो समझ चुके हैं अभी लोगों की सच्चाई गोपाल क्या कृष्ण अग्रवाल साहब, है, जिस मकसद के आपको लिए क्या ये लगता है पंजाब के चुनावों में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? और क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बात का डर है कि आम आदमी पार्टी इस बार खेल बिगाड़ सकती है? देखिए, नहीं, आम आदमी पार्टी अपने आप दिल्ली में पूरी तरह से फेल हुई है। वह अपना प्रदेश तो संभाल नहीं पाते, इधर उधर दौड़ रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी पंजाब में भाग दौड़ कर रहे हैं। उनके पास कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और कहीं भी वो किसी तरह का रिजल्ट दे नहीं पा रहे। अगर दिल्ली में लग के वो काम कर रहे होते तो जनता ने उनको इतना अच्छा मौका दिया, जनता उनके साथ रहती, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से जनता के विश्वास को तोड़ा है, कुछ करा नहीं है। अग्रवाल साहब, तो लेकिन वहाँ पे पंजाब और में क्या उनके कर पास देंगे, नेता हमें नहीं तो है, कुछ यूपी लगता में नहीं। आपके पास नेता पंजाब नहीं है। में मैं अभी 2 दिन होके आया अमृतसर में। नहीं सुनिए, तो ये लॉजिक तो यूपी में भी चलेगा ना, फिर यूपी में आपके नहीं पास कोई देखिए, चेहरा मैं नहीं बता है। दूं, पंजाब में अभी मैं 2 दिन होके आया, कैसी बात कर रहे हैं, कितने सारे चेहरे हैं और योगी आदित्यनाथ है, उमा भारती जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य है, इतने सारे तो नेता है। और कल्याण सिंह है। मतलब योगी आदित्यनाथ का नाम आपने सबसे पहले लिया, वही सीएम पद की रेस में है ना। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले जो सर्वे आया है, 3% लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश नहीं, के। सीएम पद की हम आपने नेताओं का पूछा, नहीं आपने मुझसे पूछा कि नेता कौन है, मैं आपने ये नहीं पूछा सीएम कौन बनेगा। सीएम अभी नहीं तय हो रहा है। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, ये सवाल है। आपने कहा कि पंजाब में सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, तो वही स्थिति आपके लिए यूपी में है। आपने भी नहीं बताया कि कौन चेहरा होगा। नेता नहीं है, सीएम पद की बात नहीं है। उन्होंने तो सीएम पद के मैं सीएम पद की बात कर रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा सफर कौन सा कर दिया चेहरा है था आपके डिप्टी पास सीएम। जो अखिलेश यादव से बड़ा हो यूपी में? तो मैं यही कह रहा हूं, मैंने कहा अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा आप मान सकते हो। जो एक्सपोज हुए हैं अखिलेश यादव, उनके सारे नेता भ्रष्ट थे, उनके आपस में, उनके परिवार में माँ, भतीजा, बहू और इसके अलावा तो वो देख ही नहीं सकते। आखिर शिवपाल यादव उनके परिवार के, रामगोपाल यादव उनके परिवार के, मुलायम सिंह यादव उनके परिवार के, डिम्पल यादव उनके परिवार के, और सारे प्रजापति उनके परिवार के अलावा उनको कोई नजर आता है? गोपाल जी, आप ये कहते हैं कि आपको परिवार के अलावा उनको कोई नजर ही नहीं आता। उस परिवार को कैसे उसको बड़ा चेहरा मानते हैं? परिवार के हार जाएंगे तो जानकारी है नहीं। हम प्रजातंत्र हैं, गोपाल हम प्रजातंत्र हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्रजातंत्र क्योंकि को जानते हैं कि यूपी में आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा ही है ना, जैसे बिहार में लड़े थे नरेंद्र मोदी जी हमारे वैसे यूपी में लड़ेंगे। के प्रधानमंत्री हैं। अरे समीर उनके साहब, मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में हमारे 73 के करीब एमपी हैं। ठीक है, मैं जाने वफा ये जुल्म न कर। और बहुत सारे लोग मोहम्मद अब्बास साहब, हमारा अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव जो तमाम सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के झगड़े ने उस चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की है? मानेंगे आप ये बात ईमानदारी से? अरे इनको लगे या ना लगे, परिवार इनके का लगने से मामला क्या है, होता है, जनता तो देख रही है कि वहां पे हो क्या रहा है। कई दिन से ये कह रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा, हमारा झगड़ा आपस में देख लिया, 50 दिन लाइन में लग के लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा और ये आपस में लड़े जा रहे हैं। और
यहाँ पे 50 दिन से भाषण लाइन में देने लगी की हुई कोशिश जनता इंतजार करते कर रही हैं, है। तो इससे क्या होता दौड़ाएगी, है? तुम्हें दौड़ाएगी। आप आ जाओ इनसे मैदान ये में, हम भाषण पूछिए नहीं दे रहे हैं। कि जो जमीनें हम भाषण नहीं दे रहे, हम तो जमीन पे काम कर रहे हैं, दौड़ा लेगी। जनता को लूटा पता चल है, जाएगा। उगाई की है। बिल्कुल मोहम्मद जुमलेबाजी अब्बास साहब, क्यों करोगे? मुकाबला होना है, मैदान में ही जमीन पे मुकाबला काम होना कर है। रहे तेरे हैं, आप जमीन पे हो। कब जा रहे हैं आप? मैंने जो सवाल आप आपसे रहो पूछा तमाम उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। 2,000 करोड़। आपका कोई विकास कार्य 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने केंद्र को दिए, एक काम तो बताओ जो उत्तर प्रदेश की धरती के लिए हो, एक बता दो। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अरे मोहम्मद बड़ी अब्बास साहब, यात्राएं मैंने कर आपसे रहे हो, सवाल बड़ी ये यात्राएं पूछा कर रहे हो। था कि जो सड़कें आपकी अखिलेश यादव पार्टी ने का बनाई सबसे है। बड़ा चेहरा आप था, तो आपने तो काम उसी की- चेहरे को बिगाड़ दिया जी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश झगड़े यादव में। ने लखनऊ में हमारा ये बैठकर नहीं दिखाई दे रहा 1300 आपको? प्रोजेक्ट आगे भी को रहेगा। हवाई कोई चेहरा नहीं बिगड़ रहा। वर्चुअल रियलिटी में उनको इनॉग्रेट कर कोई दिया। चेहरा नहीं बिगड़ा। उससे अखिलेश जनता यादव को जी क्या से होने वाला है? अखिलेश यादव जी का चेहरा शानदार अखिलेश है, यादव ने 1300 जानदार है। प्रोजेक्ट हवाई तो किले तो इस बना लड़ाई के में रिलीज इस कर दिए। लड़ाई में समाजवादी उससे पार्टी की जनता इस का क्या लड़ाई में फायदा किसका होने चेहरा वाला है? बिगड़ा? मुलायम सिंह यादव का या अखिलेश यादव का? हमारा तो एक तसला मट्टी नहीं पड़ी आज तक एक्सप्रेसवे पे। हमने 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया। तुम्हारी बुलेट ट्रेन नजर नहीं आई 2.5 साल से। हमने मेट्रो 8 से ज्यादा जनपदों में चलाने और प्रस्तावित करने का काम किया। तुम्हारी ट्रेनें सड़कों से उखड़ रही है और हमने जेट उतार के दिखा दिया एक्सप्रेसवे पे। तुम बताओ तुमने क्या करा? जेट हमने उतार के बांटे दिखा। 20 लाख से ज्यादा लैपटॉप। ठीक है। आप डिजिटल बनाने की बात करते हो। ठीक है। आप कह रहे हो कैशलेस करो। ठीक है। हमने वैसे मोबाइल ठीक है, बांटने का अग्रवाल काम साहब, कर रहे हैं, आप एक मिनट, कहते हो, एक- हम एक करते सवाल हैं। और पूछ लूं। नहीं, अरे नहीं, भारतीय अग्रवाल जनता साहब- पार्टी के अग्रवाल बैगन साहब, की ओम हद हो माथुर गई। साहब का आज का इनका बयान हो है गई। कि राम जुमलेबाजी मंदिर कोई की मुद्दा नहीं है। पराकाष्ठा हो गई। काम तो यूपी में बताओ। राम मंदिर कोई सारे मुद्दा देश नहीं की है, जनता त्राइमाम सिर्फ डेवलपमेंट कर रही मुद्दा है। अरे काम तो क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और ऑर्डर्स आने के बाद ऐसी ये बात बदलाव नहीं नजर आ है। रहा है, सुधार देखा गया? खाली झूठ, कितना झूठ बोलोगे? नहीं, बिल्कुल। कब तक देखिए, झूठ राम बोलोगे? मंदिर और काले धन 370 के नाम पे जो तीनों है, गुंडागर्दी ये के नाम हमारे पे बहुत स्पष्ट कब तक उसमें झूठ हमारी बोलोगे? पोजीशन है। नहीं, वो कह रहे हैं राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। ओम माथुर साहब, पता चल जाएगी। सर्वे 45 सीटें आई हैं आपकी। कौन कह रहा 45 है? सीटें मिली हाँ? भाजपा को। सारे देश का सर्वे निकल के आ रहा है, ओम पता माथुर लग साहब जाएगा, आपके तुम हाथ यूपी के उठाओ। प्रभारी हैं, उनका बयान है। बहुत चलिए वक्त खत्म हो गरीबों गया के साथ अग्रवाल तो साहब, सर्जिकल स्ट्राइक मुझे इस करी ना। डिस्कशन को यहीं खत्म करना पड़ेगा। मोहम्मद अब्बास साहब थोड़ा रुक जाया कीजिए, दूसरों को भी सुना कीजिए, जब बहस में आया कीजिए तो प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। सुलेमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अकुश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गिल साहब आप चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े पंजाब इलेक्शंस पर बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई बहस के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।